नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे की हम करेंगे। एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा उससे पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एससीओ क्यों जरूरी है और एससीओ समिट से पहले सार्क की बात क्यों उठी और उस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही में इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर भी आज बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि आप ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन बाइडेन ने सीधे तौर पे कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट जो है उनसे आपको दूर रहना होगा। तो क्या वाकई में अब ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट जंग होने वाली है? इसको आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बेचीन की चुनौतियां लगातार इंडो पैसिफिक में बढ़ रही हैं। इसी बीच क्वेड के 4 देशों ने फैसला किया है कि वो एक बड़ी एक्सरसाइज करेंगे, मालाबार एक्सरसाइज होगी और इसमें चारों ही देश अपनी नौसैनिक ताकत बीजिंग को दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जाएंगे पाकिस्तान। 15-16 अक्टूबर को पाक जाएंगे एस जयशंकर। पाक की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा सार्क, जयशंकर बोले। पाकिस्तान के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जाएंगे पाकिस्तान। 15-16 अक्टूबर को पाक जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाक की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा सार्क, जयशंकर ने कहा। पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जाएंगे पाकिस्तान। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी दे दें, उसके बाद विदेश मंत्री ने पाक दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, एससीओ को लेकर क्या कुछ कहा, सार्क को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले क्या है एससीओ संगठन, ये देख लीजिए। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई, जो कि चीन में है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस इसके प्राइमरी मेंबर्स, इसके साथ तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी तभी सदस्य बने थे 2001 में। 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा बने। एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का 40% हिस्सा आता है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% जो है वो एससीओ संभालता है। एससीओ देशों के बीच आपस में कई मतभेद हैं। कट्टरपंथ, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग एक बड़ी चुनौती इस वक्त एससीओ देशों के सामने है। लेकिन बीच में सार्क को लेकर भी बात उठी है और क्षेत्रीय व्यापार पर इस बार चर्चा होना संभव है। क्या है एससीओ संगठन, उसके बारे में जानकारी दे दी, लेकिन अब सार्क को भी हम एक बार समझ लेते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। 2014 के बाद नहीं हुई कोई सार्क की मीटिंग। पाक का आतंकवाद बना सबसे बड़ा मुद्दा सार्क में। पाक पीएम से मिले मोहम्मद यूनिस। उस वक्त सार्क को फिर से जिंदा करने की मांग उठी थी। हाल ही में ये मुलाकात अमेरिका में यूएन में हुई थी, जब बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। तब बात आई थी कि सार्क को एक बार फिर जिंदा किया जाए, लेकिन बिना भारत के सार्क का वजूद क्या है इसको समझना बहुत जरूरी होगा। और लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान जाने पर और सार्क में जो रिवाइवल की बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो एक बार आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम अपने
मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। SAARC is not moving forward. We have not had a meeting of SAARC for a very simple reason, that there is one member of SAARC who is practicing cross-border terrorism, at least against one more member of SAARC, maybe more. Now, when if you're all sitting together and cooperating, and at the same time, this kind of terrorism goes on so openly, it actually poses a challenge for us. That do you ignore it and go ahead, and in which case you are normalizing it, you are accepting that this is a legitimate tool of statecraft. And I think at some point we came to the decision that we should not do this. That terrorism is something which is unacceptable, and if despite a global view of it, if one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to them. It cannot be business as usual in the SAARC. And that is the reason why actually SAARC meetings have not happened in recent years. But I want to make an equally important point. Because SAARC has not happened, I'm scheduled to go to Pakistan in the middle of this month. And that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course, I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do, and for a lot of things which you're not going to do, and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। वहां पे उन्होंने सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पाक जाने से पहले ही एक करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर मार दिया है, सार्क को लेकर भी और एससीओ समिट को लेकर भी। लेकिन इसको समझना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, जय हिंद। थैंक यू सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। देवनाथ सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे एससीओ समिट के लिए, लेकिन जाने से पहले ही सार्क को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यह कैसे हो सकता है कि सार्क का एक देश दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा हो। और साथ ही में उन्होंने कहा कि मैं एक सभ्य इंसान हूं और बहुत सभ्य तरीके से वहां पर जाकर व्यवहार करूंगा। मैं यानी कि सीधे तौर पर कहें तो बिलावल भुट्टो की तरफ उन्होंने संकेत किए थे, क्योंकि जो ओछी हरकत बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर की थी, तो उस पर भी एक तंज कसा है जयशंकर ने। राजेश, एससीओ मीटिंग के लिए एस जयशंकर जा रहे हैं, ये अच्छी डेवलपमेंट है। अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज रूप में रहते तो शायद मोदी जी जाते। हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है, शायद दूसरे देशों से उनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, शायद कहीं कहीं से किंग्स, प्रिंस, शेख भी आएंगे भविष्य में। एस जयशंकर जा रहे हैं, डेवलपमेंट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सार्क में जो बाकी दूसरे देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ दें, चीन को हम सार्क में एक पॉजिटिव पार्टनर के रूप से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को एससीओ में हम एक पॉजिटिव पार्टनर के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस जो है वो हमेशा से कोशिश में रहा है कि
जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो हैं ये एससीओ के वाइब्रेंट मेंबर बने। एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि दूसरे जो देश हैं पश्चिम की तरफ, अफगानिस्तान, ईरान, वो भी बहुत अच्छे मेंबर बन जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि रूस और चीन और भारत कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन में एक तरह की स्टेबिलिटी आए। अगर यहाँ पर एक तरह की स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो कि इसका पहला मुद्दा है। हाँ, मन में संकोच हमेशा रहता है कि चीन क्या एससीओ की मीटिंग के थ्रू भारत को दबाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी शंकाएं हमेशा होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो डिप्लोमेटिक कैडर है, सारे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, एस जयशंकर भी, उनको मालूम है कि चीन का मुकाबला कैसे करना है, दुश्मन से भी किस तरह से सहयोग निकालना है। हाँ, क्या पाकिस्तान वहां पर कुछ छलांगे मारेगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान छलांगे मारने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को विश्व में जो भी मंच मिलता है उस पर छलांगे मारता है भारत के विरुद्ध। हमको पता लग गया है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसका कैसे एक बड़ा मैच्योर तरीके से रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एससीओ का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। क्या द्विपक्षीय बातें होंगी पाकिस्तान के साथ? क्लियर हो गया नहीं। क्या द्विपक्षीय बातें होंगी पर्दे के पीछे बाकी देशों के साथ? जी, पक्का होंगी। चलिए, डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपसे भी जानना चाहूंगा एससीओ की क्या इंपॉर्टेंस भारत के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एससीओ पर लगातार चीन अपना दबदबा कायम करता जा रहा है। एक वक्त था जब एससीओ के तमाम देश रूस की तरफ देखते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वो चीन की तरफ देख रहे हैं। तो क्या रूस के प्रभाव को भी यहाँ पर चीन कम कर रहा है? और भारत के लिहाज से आप कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की विजिट जो कि अब होने वाली है पाकिस्तान की, उसको देखेंगे? क्योंकि 9 साल बाद कोई भारत का नेता पाकिस्तान जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इतने साल बाद जा रहा है और पाकिस्तान में तो इस समय लोग उछल रहे हैं। उनको यही उम्मीद है वहाँ के राजनीतिकों को कि अब तो हमारी उनसे भारत से शांति वार्ता हो जाएगी और कश्मीर के मुद्दे को वो उठाएंगे। देखिए, जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका जो असली मकसद है भारत के दृष्टि से देखा जाए तो जैसे तराजू होती है, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, पूरा पश्चिम में उस तराजू का सेंटर पॉइंट हम बने हुए हैं। और ये एससीओ एक पासन का काम करती है कि जो कि रूसवादी जो तराजू है, पलड़ा है, उसमें वो संतुलन बनाए रखने के लिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका डिप्लोमेटिक महत्व तो बहुत है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो एक ही बेगम अख्तर के जमाने का घिसा पिटा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है जो बार बार बजाता रहता है, जिसमें कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है। ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन वो फिर भी उसको बजाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा तो स्पष्ट उद्देश्य है कि गोलियां और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि आतंकवाद के जितने भी मोहरे हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दिया गया है, आपने अपने यहाँ छुपा कर रखा है। हाफिज सईद को वापस भेज दीजिए ना, उसके साथ उसकी टीम के जितने लोग हैं उनको क्यों नहीं भेजते? उन पर तो मुकदमे चल रहे हैं, उनको तो फांसी की सजा हो जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से तो निश्चित रूप से वो सजा के हकदार हैं। और नहीं, वो उनके आका हैं, वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उनको पाल पोस कर रखे हैं। लेकिन यहाँ राजनीति तो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आ गया है। अभी ताजा खबर ये है कि अफगानिस्तान से 3000 पाकिस्तानी अफगानिस्तानी पर डे भगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब वो थे जो ISIS में मेंबर थे और पैसों के लोभ में जाकर वो सीमा पार करके और उधर तक चले गए थे, सीरिया तक लड़ाई लड़ने के लिए। अब वहां उनकी कोई जगह नहीं है, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं। तो और पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने 12 लाख अफगान शरणार्थियों को शरण दे रखी थी और अब अमेरिका ने उनको मदद बंद कर दी, तो उनको ये अफगानिस्तान भगा रहे हैं। तो तालिबान और इसमें खैबर पख्तूनवा में अच्छी खासी परेशानी हो रही है, रोज जगह जगह बम फटाके फूट रहे हैं।
और वहाँ की आर्थिक स्थिति तो दुनिया से छिपी नहीं है। भीख का कटोरा मांगकर सब जगह जा रहे हैं। हालांकि ये जो ठीक है सर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, इसके जो मुद्दे बताए गए हैं उसमें कट्टरपंथ है, उसमें जो है आतंकवाद है, उसमें आपके आर्थिक सहयोग है। तो आर्थिक सहयोग देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारत आर्थिक सहयोग क्या देगा? दे ही नहीं सकता है पाकिस्तान को, क्यों? पाकिस्तान के ऊपर अकेले चीन का $38 बिलियन का कर्जा है, जिसमें कि 6% ब्याज उसको अभी 2 साल के भीतर उसको देना है। अगर वो ब्याज नहीं दे पाएगा, मुश्किल है, वो बहुत जी मुश्किल है। मैं आता हूं फिर आपके पास। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सार्क को लेकर भी लगातार बात उठ रही है। हाल ही में मोहम्मद यूनिस अमेरिका में थे, वहां पर उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई और सार्क को लेकर उन्होंने कहा कि इसको रिवाइवल करने की जरूरत है। क्या बिना भारत के सार्क को देखा जा सकता है? और सार्क की मीटिंग ना होना 2014 से क्या मैसेज है एक? हाँ राजेश, सार्क की मीटिंग 2014 से लेके आज तक नहीं हुई। मैं उसको थोड़ा कूटनीतिक दुर्भाग्य बोलूंगा। मेरा मानना ये है कि सार्क की मीटिंग होनी चाहिए। देखिए, देशों में आम तौर पर मनमुटाव तो होता ही रहेगा। जी देवनाथ सर, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए मैं आपके पास आता हूं। मैं डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, आप किस प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर सार्क की मीटिंग 2014 के बाद से नहीं हुई तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहां पर एससीओ की समिट हो रही है। क्योंकि एक देश दूसरे देश के खिलाफ आतंक फैला रहा है तो कैसे सार्क आगे बढ़ेगा? डॉक्टर राम। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बहुत सही बोला है। देखिए, उन्होंने हालांकि क्लियर कट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा हमारे एक पड़ोसी देश जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में फैला रहा है, हमारे यहाँ भेज रहा है। तो एक तरफ तो ये काम कर रहा है, दूसरी तरफ ये सही हो। तो दिस इज द रीजन, यही एक कारण है कि जिसके कारण सार्क का जो अस्तित्व है प्रैक्टिकली प्रभाव शून्य है। और अभी भी अगर देखा जाए 1900 कितने में 1985 में सार्क बना था, तब से लेकर इसमें आगे क्या प्रगति हुई थी? सिर्फ बड़े सम्मेलन होते थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे जाते थे, इस तरह का इंटरेक्शन होता था, लेकिन ऐसा कोई रचनात्मक काम इसने सार्क ने नहीं किया जो ऐतिहासिक रूप में याद किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर एक तरह का ये वार्षिक महोत्सव बन जाया करता था, लेकिन अब पिछले 10 साल होने आ रहे हैं, ये पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है। इसकी आज की तारीख में कोई भूमिका नहीं है। पहले इसका उपयोग सिर्फ इतना हुआ था, अगर जैसे पाकिस्तान में एक बार भयंकर भूकंप आ गया था तब सबने मिलकर मदद पहुंचा दी थी। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता के हित में होते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह होती है। अभी जैसे कोविड-19 आया था तो हमने सार्क के कई देशों के उनके बगैर मांगे हुए हमने उनको वैक्सीन पहुंचाई थी। तो ये मानवीय हित जो भारत के रक्त में मिला हुआ है, जीन्स में मिला हुआ है, उसके लिए हम हमेशा कार्य करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है कि एक तरफ तो आप जो बिना भारत के सार्क को देख सकते हैं आप? डॉक्टर राम, बिना भारत के सार्क को देख सकते हैं आप? बिना भारत के सार्क को देखना, बिना भारत के एक्टिव पार्ट के सार्क को देखना माने मानव शरीर को उस रूप में देखना जिसकी हड्डियां सब बाहर निकाल दी गई हैं। कभी अपन कल्पना कर सकते हैं अगर अपनी पूरी हड्डियां निकल जाएं तो शरीर क्या हो जाएगा? चल पाएगा? वो एक पानी के ढेर जैसा जमीन में समा जाएगा। लगभग वही हालत आज सार्क की है और इसका भविष्य मुझे उज्जवल नहीं दिखता है जब तक कि भारत की जो मनोभावना है, भारत का जो सिद्धांत है, भारत की जो फिलॉसफी है, उसको आत्मसात ना करे। लेकिन एक तरफ तो आप जो है आतंकवाद का, धार्मिक कट्टरता का पहनावा पहने हुए हैं और पीठ पे छुरा मारने की तो आदत आपकी है ही। जो मित्रता के लिए तो अटल जी गए थे, क्या मिला उनको? कारगिल का युद्ध किस कीमत से? अब तो वहां मुनीर साहब ने भी कह दिया कि हाँ, कारगिल के युद्ध में हमारी फौजें थी। अब इसके बाद बचता क्या है? माने दो मुखा इनका चरित्र है जो कि भारत के प्रति जहर, बेमनस्ता कूट कूट कर भरी हुई है। पहले दिल साफ करना पड़ेगा, तभी इस तरह से आगे कुछ किया जा सकता है। चलिए हाथ मिलेंगे, लेकिन
दिल मिले नहीं मिले इस पे भी बात होनी चाहिए। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर लेंगे हम, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जो इजराइल का टक्कर पर फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच चरम पे पहुंची टेंशन। ईरान पर हमला करना चाहता है इजराइल। अमेरिका ने भी दी इजराइल को हमले की इजाजत। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करे इजराइल। बाइडेन ने कहा, इजराइल ईरान के बीच चरम पर पहुंची टेंशन। ईरान पर हमला करना चाहता है इजराइल। अमेरिका ने भी दी इजराइल को हमले की इजाजत। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करे आईडीएफ। बाइडेन बोले, इजराइल ईरान के बीच चरम पर पहुंची टेंशन। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से सारी जानकारी आपको दे दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ईरान से बदला लेगा इजराइल। इजराइल ने कर ली हमले की तैयारी। इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। 30 सालों से ईरान से परेशान इजराइल। हिजबुल्लाह, हुती और हमास बने मोहरा। ईरान की आतंकी ताकत करनी होगी कम। चलिए, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर हम बात अब करेंगे। सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या वाकई में ये जंग तेहरान तक जा सकती है जिस प्रकार से नेतन्याहू के तेवर हैं? और अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आप न्यूक्लियर साइट को निशाना मत बनाइए, बाकी आपके ऊपर हमला हुआ है तो आप जवाब दे सकते हैं। सर राजेश, नेतन्याहू को अपनी पॉलिटिकल सर्वाइव के लिए हमास को पूरी तरह खत्म करने का एक प्रयत्न करना पड़ा। इसी तरह से नेतन्याहू अब अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इजराइल की भविष्य की राजनीति में रेलेवेंट बने रहने के लिए हिजबुल्लाह को खत्म करना पड़ रहा है। तो उनका जो पूरा ध्यान है इस वक्त केंद्रित है हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान की तरफ। अगर हम लेबनान युद्ध को अभी फॉलो करें कि पिछले 3 दिन से, 2 दिन से, 1 दिन से क्या हुआ है, अभी तक हिजबुल्लाह बहुत ही हाईली इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी कमर नहीं टूटी है। जो आईडीएफ है वो ब्लू लाइन क्रॉस करके सिर्फ लिटानी नदी की तरफ कोशिश कर रही है जाने की। लिटानी नदी जो है करीबन 30 किलोमीटर उत्तर में है ब्लू लाइन। जमीनी हरकत की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो इजरायली एयरफोर्स है वो हवाई रास्ते के जरिए बेरूत के आसपास जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर भयंकर हमला कर रही है। लेकिन आज तक जो एस्टिमेट है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनमें से मुश्किल से 5% ही शायद न्यूट्रलाइज हुए हैं। और इसी तरह से अभी तक आकलन है कि हिजबुल्लाह के जो हथियार हैं उनमें से मुश्किल से 20% ही आज तक न्यूट्रलाइज हुए हैं। यानी हिजबुल्लाह की ताकत 80% अभी भी बाकी है। तो लेबनान में वो अपना पूरा फायर पावर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सही भी है। फौजी भाषा में हम बोलते हैं कि एक कमांडर शुड सिलेक्ट एंड मेंटेन हिज एम ऑफ द वॉर। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉर बहुत जरूरी है। किसी भी वजह से उसे अपने लेबनान और हिजबुल्लाह को जो नष्ट करना है उस ध्येय से फिलहाल टकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना वार एफर्ट, अपने हवाई जहाजों का रुख अगर ईरान की तरफ कर देते हैं, इसका डायरेक्ट असर ये निकलेगा कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा। तो मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा, दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा सर। मेरे ख्याल से वो मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग पहली चीज ये कि कल 7 अक्टूबर है और 1 साल पहले ही 7 अक्टूबर को हमास ने गजा की जितनी फेंसिंग थी उसको काट कर इजराइल के ऊपर अटैक किया था। क्या वो नेतन्याहू के सर्वाइवल के लिए अटैक हुआ था जो हमास ने किया था? और क्या 1100 लोगों का कत्ल का बदला एक प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए? इसका जवाब आप दीजिएगा। और साथ ही में क्या ये जरूरी नहीं है कि
सांप को कहा जाता है कि सांप तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके सर को न कुचला जाए। तो सर तो कहीं और बैठा है। हिजबुल्ला और ईरान और हुती पर तो तभी शिकंजा कसा जाएगा जब सर जो है उसे कुचला जाएगा। जी हाँ राजेश, पिछले साल 7 अक्टूबर को जो भी हमास ने किया है उसका भर्त्सना होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में उस तरह के एक्शन कार्रवाई की होनी कोई चाहिए, जगह नहीं। एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? उन मौतों का बदला लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? दूसरी चीज है कि नेतन्याहू ने जो 7 अक्टूबर के बाद मिलिट्री एक्शन लिया वो भी सही था, सही है। तीसरी चीज ये है कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के पहले तक बहुत बुरी तरह से इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे। उनके विरुद्ध बार बार ऑपोजिशन वाले बड़े बड़े रैलीज निकाल रहे थे। उनके ऊपर कोर्ट्स में 6-6, 7-7 अलग अलग तरह के मुकदमे चल रहे थे, खासतौर से मुकदमे करप्शन केस। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे ही 7 अक्टूबर का वाकया हुआ, इजराइल ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वार कैबिनेट बना दी। नेतन्याहू को पर्सनल ऑक्सीजन मिल गई। उनका जो पॉलिटिकल भविष्य जो कि 6 अक्टूबर तक कमजोर पड़ता जा रहा था, डगमगा जा रहा था, उसको सांस लेने का मौका मिल गया। चौथी चीज राजेश मैं बता दूं कि हाँ, हमास ने 1200 इजरायलियों का कत्ल किया, बहुत ही बुरा है। आज तक इजराइल ने भी अपनी एक्शन में गजा में 42,000 फिलिस्तीन के लोगों को कत्ल कर दिया है। इसी तरह से हमास ने 250 युद्धबंदियों को ले गए, उसमें से करीबन 140 को छोड़ दिया। आज भी 100 युद्धबंदी जो है हमास के कब्जे में है। तो नेतन्याहू के ऊपर अंदरूनी प्रेशर तो है ही कि वो इन युद्धबंदियों को जल्दी से छुड़ाकर वापस लाएं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है। तो 2000 किलोमीटर दूर ईरान के ऊपर जाहिर है जो भी हमला होगा वो हवाई रास्ते से होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने टारगेट सिलेक्ट कर लिए हैं। शायद इसमें से कुछ टारगेट जो हैं वो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं। अब अमेरिका दबाव डाल रहा है, जो बाइडेन बोल रहे हैं, उनका पेंटागन का एडवाइस है कि वह न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला ना करें, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करते हैं तो IAEA के हिसाब से एक टेक्निकल रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। हमें याद है कि चेरनोबिल में क्या हुआ था। अगर हमला हुआ तो उसका अगर डोम्स डैमेज हो गए तो अंदर जो यूरेनियम है उससे जो विकिरण निकलकर फैलेगी, जो न्यूक्लियर डस्ट है जो कि निकलकर फैलेगी, वो पूरी दुनिया में हवा के साथ बिखर जाएगी। जिस तरफ भी हवा का रुख है, हो सकता है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ फैल जाए, किर्गिस्तान की तरफ फैल जाए, उज्बेकिस्तान की तरफ फैल जाए, अजरबैजान की तरफ फैल जाए, या हो सकता है कि वो हवा के रुख के अनुसार वो न्यूक्लियर डस्ट जो है कुवैत, इराक, ओमान, अबू धाबी की तरफ बह जाए। आप तो बिल्कुल जो सही कह कि रहे हैं बहुत ही देवनाथ जी। भयंकर परिस्थिति को अंजाम दे सकता है। जी देवनाथ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभवतः इसी एक खतरे से बचने के लिए अमेरिका ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कृपया करके आप आक्रमण तो करें, बदला लें, आपको खुली छूट है, लेकिन परमाणु संयंत्रों को बचा कर रखें। यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा देवनाथ जी, मेरे ख्याल से मेरी आवाज जो है आपके पास पहुंच रही है। वो ये महत्वपूर्ण चीज है कि आज जो है ईरान के जो प्रधानमंत्री नहीं, विदेश मंत्री, जिनका की नाम है अब्बास अल्लक्वी, ये जो है अचानक बेरूत हवाई अड्डे पर आ गए, 10 टन दवाइयां और फूड सामग्री लेकर आए और ये कहकर आए कि हम तो उनको मदद करने जा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन, और गुप्त रास्ते से आए। लेकिन अब इजराइल के वायुयानों ने बेरूत के हवाई अड्डे के ऊपर चौकसी करना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर कोई हवाई जहाज को ऊपर उड़ने नहीं देंगे। तो हकीकत यह है कि कल 7 अक्टूबर का जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और यहाँ जो कूटनीतिक क्षेत्रों में खबर ये है कि ये संभव है कि इजराइल जो है, जो खोमनेई है ईरान के, जो कि जैसा कि राजेश जी बता रहे थे अभी, सांप तो कहीं और बैठा है, उसका फन कुचलना होगा, तो फन जो है खोमनेई के रूप में ईरान में जो बैठा हुआ है उसको कुचलने के लिए अभ्यास हो सकता है। और मुझे ऐसा पूरा संभावना है कि 7 अक्टूबर निश्चित रूप से
ईरान के लिए एक कहर का दिन सिद्ध होगा। इजराइल जरूर ना जरूर कोई मजबूत कार्रवाई करेगा। यहाँ इसलिए आशंका प्रबल हो रही है राजेश जी, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ईरान के प्रधानमंत्री जो है श्रीमान कहाँ पहुंचे थे? कतर। उन्होंने क्या कहा था? आप ये कहिएगा कि ईरान जो है, ईरान के ऊपर हमला ना करे, इजराइल रिटेलिएट ना करे, नहीं तो हम उसका बहुत जवाब देंगे। अरे इतने जवाब देने की जरूरत क्या थी? बोलने की क्या जरूरत थी? अगर उनमें इतनी हिम्मत होती है रिटेलिएट करने की, तो इसके बाद जो है उनको हमला करने देते, तब रिटेलिएट कर दे। अब उन्होंने जो विदेश मंत्री को जहाँ भेजा है, वो मिले हैं किनसे? जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है लेबनान के, नजीब मुफ्ती साहब। तो उनसे वही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहिए कि वो रिटेलिएट ना करें। लेकिन ये बातें जो है अब काफी दूर हो चुकी हैं। जैसा कि राजेश जी आपने पूछा था कि जो 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास का, उसकी केवल निंदा ही नहीं, उसको तो पूरी तरह से जरा सोचिए, मानवता के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है? एक प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को, इजरायली महिला को नग्न वस्त्र करके हाथ डाल के उसका बच्चे को बाहर निकाल दिया और उसको उस पर रखकर गाड़ी पर उसका प्रदर्शन किया। इससे ज्यादा घिनौना कुकृत्य और क्या हो सकता है? इन लोगों की जितनी भी, यानी इनके अंदर इनका असली जो रोग है वो ये धार्मिक अंधता इनमें कूट कूट कर भर दी गई है इन आतंकवादियों में। और जब तक ये धार्मिक अंधता नहीं निकलेगी, मैं जो चीज समझ रहा हूं कि खामनेई ने अभी हाल ही में ईरान की लोगों को, मुस्लिम देशों को संबोधित किया और हाथ में हथियार लेकर उन्होंने संबोधित किया। वो क्या मैसेज था? आप सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर राम? शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही, कट रही है। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है डॉक्टर राम आपको? डॉक्टर राम आप जी डॉक्टर राम, मेरा एक सवाल था आपसे कि खामनेई ने हथियार लेकर देश को संबोधित किया। जी आपने जो बोला वो आवाज कट रही थी इसलिए समझ में नहीं आया। ठीक है डॉक्टर राम, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज तो आ रही है लेकिन घर घर आवाज नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आता हूं। आप थोड़ा समझाइए कि हाल ही में खामनेई ने हथियार लेकर देश को संबोधित किया, मुस्लिम देशों का साथ मांगा। क्या ये देश साथ में खड़े होंगे? क्या और क्या मैसेज दिया? और हथियार पकड़कर, राइफल पकड़कर सर्वोच्च नेता, धार्मिक नेता अगर देश को संबोधित कर रहा है तो वो क्या मैसेज दे रहा है सर? हाँ राजेश, हमने सारे मुस्लिम देशों से अपील की, गल्फ काउंसिल के जो मेंबरान हैं, ओआईसी के जो मेंबरान हैं, कि वह ईरान के समर्थन में आगे आए। लेकिन जैसा हम पिछले एक साल से देख रहे हैं, ईरान के समर्थन में कोई भी 57 मुस्लिम देश हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। वो शिया सुन्नी ग्रुप में बटे हुए हैं। उनमें से ज्यादातर देश, आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, खासतौर से गल्फ में जितने हैं, कुवैत से लेकर अबू धाबी, कतार, ये सब जो हैं अमेरिका के साथ खड़े हैं। बड़े बड़े जो 3 देश हैं, इजिप्ट कैंप डेविड एग्रीमेंट है, तुर्की जो है नेटो का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, सऊदी तो दौड़ दौड़ के अब्राहम अकॉर्ड साइन करने की कोशिश कर रहा था पिछले साल 6 अक्टूबर को। दूर, बहुत दूर इंडोनेशिया, मलेशिया हैं, वो बहुत दूर है, उनको इनसे कोई सरोकार नहीं है। तो सब जो देश एक लिप सर्विस दे देते हैं, जिसमें वो ईरान को मौखिक जुबानी समर्थन दे देते हैं और थोड़ा फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अभी भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, जो यमन है, यमन में क्योंकि हुती समर्थित सरकार है सना में, शिया, तो वो लोग कह सकते हैं कि यमन खड़ा है साथ में ईरान के। देखिए लेबनान की बात अलग है। लेबनान की जो सरकार है बेरूत में, वो हमला नहीं कर रही है इजराइल के ऊपर। लेबनान की जो सरकार है बेरूत में, वो एक मिलीजुली सरकार है। शिया सुन्नी क्रिश्चियन लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। बहुत ही कमजोर सरकार है उनकी। लेबनान की मिलिट्री भी है, बहुत कमजोर सी मिलिट्री है, वो हिजबुल्लाह को भी नहीं दबा पाती। हिजबुल्लाह के पास ज्यादा हथियार हैं।
तो अमेरिका ने भी, अगर आप देखें, कल अमेरिका ने हवाई जहाज भरकर बेरूत में मानवीय सहायता और मेडिसिन भेजा है लेबनान की सरकार को। और इसी तरह से भारत सरकार ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमें मानवीय देवनाथ सर, यहाँ पे एक चीज हमें भी समझनी होगी कि ये जो ऑपरेशन है इजराइल का, आईडीएफ का, वो किसी देश के खिलाफ नहीं है। वो लेबनान के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने जंग लड़ी हमास के खिलाफ, जो एक आतंकी संगठन है। उसने 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम दिया था। और हिजबुल्लाह जो लगातार हमले कर रहा था और जिसका भी एक मकसद था कि ईरान को हमने आने वाले वक्त में दहलाना है। मैं आपके पास फिर आऊंगा सर इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने कहा कि आप ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक मत करिएगा, बाकी आप बदला ले सकते हैं, तो क्या एक इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दिया गया है कि गो अहेड और परमाणु हथियारों को निशाना आप बनाइए, उन्हें खत्म करिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका, यूरोप, नेटो और इजराइल के लिए भी है? देवनाथ सर, डॉक्टर राम, आवाज नहीं आ रही आप तक? चलिए, डॉक्टर राम तक आवाज नहीं आ रही है। इको बहुत ज्यादा आ रही है, इको आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं पीसीआर से चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा चेक करें जरा। देवनाथ सर, आप थोड़ा जवाब दीजिएगा इसका। हाँ राजेश, जहां तक ईरान के न्यूक्लियर हथियारों की बात है, शुरुआती दिनों से ही ईरान ने बार बार ये कहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। वो आज तक भी बोल रहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा। जब आईएईए की टीम जुलाई के महीने में ईरान में गई थी, तो टीम में ही हो गया। आधे आईएईए के जो इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा कि ईरान ने आज तक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया है, और ईरान ने कहा मैं बनाऊंगा भी नहीं। बाकी आईएईए के आधे इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि ईरान ने 90% तक यूरेनियम का संशोधन कर लिया है, और 16 किलो उनके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम है, जो कि अगर ईरान चाहे तो अगले 6 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो कुल मिला के बात आज तक ये है, नंबर 1, ईरान ने आज तक हथियार बनाया नहीं। ईरान को अगर उसने कहा, ईरान ने कि अगर हमें तंग किया गया, यानी अगर हमारे अस्तित्व को खतरा आया, तभी हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, 6 महीने लगेंगे। राजेश, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास 70 न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी हैं। तो ईरान अगर गुस्ताखी से 1-2 न्यूक्लियर वेपन कभी भविष्य में इजराइल के ऊपर छोड़ देता है, तो इजराइल ने तो अपने 70 न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करके ईरान का स्वाहा कर देना है। तो इजराइल अगर अगले हफ्ते ईरान को हिट करेगा, तो कहां हिट करेगा? एयरफोर्स पायलट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मिग-23 उड़ाया था, एक साथ 6 बॉम्ब्स गिराए थे। देखिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस का पूरा ब्यौरा न्यूक्लियर के टारगेट्स के बारे में इजराइल के पास है। तो पहला जो टारगेट हिट करेगा वो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं होंगी ईरान की। ईरान का जो पेट्रोकेमिकल कच्चा तेल संशोधन करने की व्यवस्था, उस पर हिट कर सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को उस पर आपत्ति है। देखिए, ईरान से जो कच्चा तेल जाता है काफी बड़ी मात्रा में यूरोपियन यूनियन को जाता है। फिर ईरान ने ये कहा है कि अगर उसके पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स पे इजराइल ने हमला किया, तो ईरान गल्फ ऑफ हॉर्मुज को, अपने जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट, उससे गल्फ ऑफ हॉर्मुज को आग लगा देगा। जितने भी टैंकर जा रहे हैं कच्चा तेल लगाएगा, उनको डुबा देगा, जैसा हुती लाल सागर में करती रही। इससे होगा क्या कि यूरोप के देशों को, जो उनका 40% कच्चा तेल मिलता है ईरान के अलावा, इराक से, कतर से, अबू धाबी से, यूएई से, ओमान की खाड़ी से, वो सारा बंद हो जाएगा। तो यूरोप दबाव डाल रहा है कि इजराइल ईरान के पेट्रोकेमिकल, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा देवनाथ सर कि आईडीएफ, मोसाद, शिन बेल्ट और नेतन्याहू क्या करेंगे, शायद ये किसी को पता नहीं होता है। जब वो कदम उठाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, लेकिन क्या अमेरिका ने, इजराइल ने एक रणनीति के तहत ईरान को अलग थलग कर दिया है मिडिल ईस्ट में? जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि कोई देश, सीरिया को छोड़ दीजिए, लेबनान को छोड़ दीजिए, यमन को छोड़ दीजिए, तो कोई उनके पीछे खड़ा नहीं है।
देखिए, ये तो अपनी बात बिल्कुल सही है कि ईरान के पास इस समय जो है दूसरे अरब देशों की कोई ताकत नहीं है, जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ईरान द्वारा ही पोषित हैं। ईरान का अगर वहाँ सहयोग बंद हो जाए, उनको हथियार देना बंद कर दे, उनकी आइडियोलॉजी से उनको अलग कर दे, तो ना हूती है ना हिजबुल्लाह है। रहा सवाल ये कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप अगर चाहते हैं कि उसके न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको खत्म करने की कोशिश करें या रॉ मटेरियल को, तो वो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। रहा सवाल तेल के कूपों को नष्ट करना, और उनको बचाने के लिए उसने कह दिया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सब कूपों में आग लगा दूंगा, तो ये तो बचकानी जी एक तरह का एक्सक्यूज है। हकीकत में आप 24 घंटे देखिए, 7 तारीख को निश्चित रूप से, क्योंकि जो कूटनीतिक क्षेत्रों में खबर चल रही है और इस तरह की सोशल मीडिया में भी न्यूज है कि 7 अक्टूबर के दिन वहां के तेहरान के राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण हो सकता है। उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है, लेकिन अगर आक्रमण हुआ तो क्या ईरान सक्षम है उसको बचाने के लिए? क्योंकि F-35 प्लेन जो हैं, जो कि इतने स्टील थे, उनको किसी भी रडार से नहीं रोका पहचाना जा सकता है, ठीक वो है सर। वहां पर बड़े बड़े बम गिराकर निश्चित रूप से आ सकते हैं। यही एक कारण है, लेकिन उन्नीस इंतजार साल करना होगा, उन्होंने कल का गुप्त इंतजार स्थान करना पर होगा। नहीं किया है। समय का थोड़ा सा अभाव है डॉक्टर राम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। जय हिंद सर, शुक्रिया। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।